सारे विकास और प्रगति की योजनाएं हैं, उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्य हो, प्रगति हो। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 दिनों के भीतर दूसरी बार भोपाल दौरे पर आए। उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्ति और हारे मंत्रियों के पुनर्वास करने की अटकलों का बाजार गर्म है। पार्टी संगठन में भी नियुक्तियां होनी हैं। इन सब अटकलों के बीच 11 दिनों बाद भोपाल पहुंचे सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे। विधायक तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। इसके संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। यह काम मुख्यमंत्री जी का है, शीर्ष नेतृत्व का है, मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। सिंधिया ने भी यही संकेत दिए कि उन्हें भी कोई हड़बड़ी नहीं है। इस दौरे में भी उनके मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। वे बीजेपी विधायक कृष्णा गौर से मिलने उनके निवास पहुंचे और कृष्णा गौर के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले पूर्व पार्षद गिरीश शर्मा के घर भी गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से भी मिलने पहुंचे। उपचुनाव में जहां जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया। बहुत अच्छे मार्जिन से उन चुनाव में हम जीते और इसलिए मुझे शाबाशी देने भी आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया समर्थक भी बदल गए हैं। अब कोई तामझाम नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, किसी तरह का कोई शोर नहीं। शायद सिंधिया भी अपने व्यवहार से यही मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके राजनीतिक आचार विचार में आए बदलाव पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। अब देखिए, वो तो समय बताएगा कि उनका खुद का विकास कितना होगा, वो उस पार्टी में कहाँ खड़े हैं, कौन से नंबर पे उनका स्थान है। कांग्रेस में जब थे तो उनका तो बहुत ऊंचा स्थान था। अब तो ना वो पोस्टर में कहीं दिखते हैं, कुछ लोग लगा देते हैं उनके पोस्टर, और उसकी पार्टी में उनका 6ठा 7वां 8वां नंबर है। रहे वो, उनकी इच्छा है, वो जिससे बात करना चाहें। हमको सिंधिया जी से कोई लेना देना नहीं है। चोट खाई कांग्रेस सिंधिया के हर कदम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ रहे महाराज भी कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे संगठन और सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़े। अंदर की खबर है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, पूर्व मंत्रियों का पुनर्वास भी और संगठन में भी नियुक्तियां होंगी, लेकिन सब कुछ पार्टी की रीति और नीति के मुताबिक। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बदले बदले से सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में आने के बाद बदलाव और परिवर्तन को लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने एक इंक्लिनेशन, एक रुझान भी दर्शाया है और उसी के साथ ये संकेत भी दिया है कि हमेशा पीछे की बातों को भुलाकर आगे एक नई दृष्टि से, एक नए सिरे से देखने की परंपरा होनी चाहिए। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा है कि वो एक बिल्कुल अलग अंदाज के ज्योतिरादित्य सिंधिया नज़र आ रहे हैं। चाहे हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जाने की, चाहे हम बात करें ये कहने की कि मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान कैबिनेट को लेकर कहीं कोई चर्चा या कोई बातचीत हुई ही नहीं है और न इस पर बात करने का कोई अर्थ है। और जिस तरह का उनका एक अंदाज़ है कि आप देखिए, कृष्णा गौर जी के यहाँ भी वो जाते हैं और रिसिप्रोकेट करती हैं। कृष्णा जी भी तुरंत की वो शाबाशी देने के लिए आए हैं कि हमने अच्छा काम किया, जो दायित्व उन्होंने चुनाव के समय दिया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि सिंधिया जी ये समझते हैं कि एक कल्चर शिफ्ट भी होता है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो वो एक परिवर्तन होता है, जिसको आमतौर पर हम कल्चर शिफ्ट इसलिए कहते हैं कि एक भिन्न संस्कृति होती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की संस्कृति और बीजेपी की संस्कृति में बड़ा अंतर है और सिंधिया साहब का आगे का जो पूरा राजनीतिक जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी में ही होगा। इसके लिए वो भी आश्वस्त नज़र आते हैं और उनके साथ चलने वाले भी आश्वस्त नज़र आते हैं। लेकिन राजनीति की राहें बहुत रफ्तीली होती हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी की रीति नीति को बिल्कुल आत्मसात करके उन्हें आगे बढ़ना होगा। चुनौतियां बहुत सारी होंगी, कई बार आपका संयम भी डगमगाता है
कई बार आपको कोशिश की जाती है कि फोर्स एरर करें आप, और इसके लिए वो लोग भी आपको टारगेट करते हैं जो आप ही की पार्टी में आपके हमसफ़र होते हैं। तो ये चैलेंजेस रहेंगे और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। आज हम इसी अहम विषय पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर तेज वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस सीनियर लीडर और सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं बदलाव की परंपरा? हमने देखा सिंधिया जी ने इंतज़ार भी किया मुख्यमंत्री से मुलाकात के पहले, कोई बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं की है कि वो एक महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, और पीछे की ख़ास तौर से कांग्रेस रिजिम की किसी याद को वो अपनी पीठ पर लाद कर अभी तक चलते हुए नज़र नहीं आए। देखिए शरद जी, जो कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो उस तरह का जो हम कल्चर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में फ़र्क है, और वो जो है अपने आप को पूरे धैर्य के साथ जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझना उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है जी। जब तक उसे समझेंगे नहीं, उसकी रीति नीति और सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है ठीक से प्ले नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी, आप कुछ भी, किसी भी भूमिका में आप जाना चाहें तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को समझना होगा। मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोगों को समझें। दल तो आपने, दल में तो शामिल हो गए हैं, उसकी आइडियोलॉजी आपको पता है, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को भी जानना होगा। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं ना कि उनकी जब भी भोपाल विजिट होती है तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के यहाँ उनकी उपस्थिति दिखती है। उसके कोई बहुत, मुझे लगता है बहुत राजनीतिक मायने नहीं है कि आप जो है इसके घर क्यों गए, इसके घर क्यों नहीं गए। हो सकता है कि उनके पास आमंत्रण हो तो वो चले गए होंगे। और ये जो है, जब आप व्यक्तियों से मिलेंगे तो जो रीति नीति है स्वाभाविक तौर पर आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ जो है आपका पावर सेंटर है और कहाँ से चीज़ों का जो है तय होती है, क्या निर्णय होते हैं। तो उसी प्रक्रिया में है वो। और अब तो मेरे ख्याल से 7-8 महीने उनको हो गए, तो काफ़ी समझ लिया। और चुनाव भी उन्होंने एक जो है पूरा देख लिया। उपचुनाव भी जो है आम चुनाव से कम नहीं था। और हमने देखा था कि वो पिछली बार भी जब भोपाल आए थे तो अनफॉर्चुनेट एक वो था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उपचुनाव के बाद शायद ये पहला मौका था कि जिसमें ये दोनों नेता मिले थे परिणामों के बाद। तो हम स्वाभाविक तौर पे ये मान रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, निगम मंडल की नियुक्तियां होना है। तो यदि दोनों में संवाद मेरे ख्याल से बन रहा है जी, और दोनों सहज हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये राजनीति का कोई नया अध्याय आगे लिखा जाना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी दौरे हैं और वो रीति नीति को समझने के लिए ज़्यादा हैं उनकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये चीज़ें जितनी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, ये सिंधिया जी के लिए भी उतना ही अच्छा है और बीजेपी के लिए भी कॉन्ट्ररी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये एक किस्म का एक प्रयोग के तौर पर भी इसको राजनीति में देखा गया है। और इसकी सफलता दोनों पक्षों के एक दूसरे के प्रति सहृदयी और समावेशी इंक्लूसिव एटीट्यूड, इस पर बहुत हद तक ये निर्भर करता है। और इसमें कोई भी चूक करता है तो उसमें उन दोनों का नुकसान है, चाहे वो बीजेपी हो इस तरफ या इस तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। एक छोटी प्रतिक्रिया योगेश यादव जी की, फिर मैं उनकी बात के ही परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर तेज वाजपेयी की टिप्पणी लेना चाहूँगा। योगेश जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, योगेश जी ने जैसा कहा, निश्चय ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी एक उस मानसिकता के अंतर्गत चल रहे हैं कि उनको बीजेपी के सांचे में कैसे ढलना है। और ये जो ढलने वाली प्रवृत्ति होती है, ये उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाती है कि जिसने अपने एक व्यक्तिगत रूप से अपना बनाकर एक ग्रुप बनाकर राजनीति की हो, या जिसने कांग्रेस के पैरेलल भी एक अपना एक ग्रुप खड़ा होकर ये कहा मेरे लोग, मेरे व्यक्ति। ये कहीं ना कहीं से अब सिंधिया जी का आना, तो मैं अंदर से इस बात का सूचना मानता हूँ, सूचक मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से उन्होंने जो साउंड किया है, ये साउंड लेस होने की जरूरत थी इस समय तो, कि भाई शिवराज सिंह जी बैठ जाते और सिंधिया जी बैठ जाते और मंत्रिमंडल को तय कर दिया जाता। लेकिन ये जो साउंड हो रहा है इस बात का कि
सिंधिया जी भोपाल आ रहे हैं, फिर मंत्रिमंडल पर बात करेंगे, उनके लोगों को चाहे सिंधिया जी की तरफ से तुलसी सिलावट हो, गोविंद सिंह जी हो, इमरती देवी हो, उनको मंत्रिमंडल में कैसे लिया जाएगा, निगम मंडल में कैसे लिया जाएगा, ये एक साउंडलेस पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो घोषणा करके आप आए, दौरा बनाकर आए, और फिर कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत होता है कि सिंधिया जी की एक मानसिकता हमेशा रही है राजनीति की, जो मैं पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को, कि वो एक अपना एक वर्चस्व वजूद लेकर चलते हैं। और राजनीति में वजूद लेकर चलना कोई पाप भी नहीं है, वर्चस्व लेकर चलना पाप नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में किस तरीके से वो ढल पाते हैं, या आरएसएस के सांचे में कैसे ढल पाते हैं। क्योंकि यदि एक संकेत ये भी है कि दिनेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि वो हमारी ये जो विधायिका है गौर बहन जी है, उनके निवास पर वो गए हैं, तो आप जानते हैं कि उसका भी क्या संकेत हो सकता है राजनीति में। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप जानते हैं कि एक समय शिवराज सिंह जी का और बाबूलाल जी गौर के क्या आपस में जो भी चले हैं, मैं इस राजनीति की गहराई पर नहीं जा सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से या तो वो अपने को प्रूव करने की ओर चल रहे हैं, या वो अपने को साउंड करने की ओर चल रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी आवाज कितनी तीखी हो, कितनी बुलंद हो। क्योंकि एक दुर्घटना तो उनके साथ हो गई है, चंबल और ग्वालियर संभाग में काफी लोग हारे हैं उनका वहां पर, और हारने के बाद जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं से अपने अस्तित्व की तलाश है, तो ये साउंडलेस क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं से असहजता, जैसा आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि सहज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि असहजता में वो सहजता की तलाश कर रहे हैं। और शायद राजनीति में इसमें इस बात को समाविष्ट हो भी जाए, या कोई भयानक दुर्घटना भी हो जाए। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, हम तो ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति है, लेकिन दुर्घटना के संकेत की हम इंतजार कर रहे हैं, इसमें बेबाक टिप्पणी है नहीं। जी जी जी, लेकिन दुर्घटना एक हो ही चुकी पहले, जो आपके साथ थे वो दुर्घटना घट चुकी, और अब आप भी दुर्घटना के लिए मान रहे हैं कि कोई दुर्घटना घटे। ये जी जी योगी जी, वो तरीके से मैंने कहा ना आपको जी कि सिंधिया जी उसी बिना पर एक अपना राजनीतिक वजूद कायम कर सके। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा में इसलिए प्रवेश हो गया कि उनके साथ 22 विधायक खड़े थे। आज वो इस अस्तित्व को लेकर हमेशा चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। चलिए, वाजपेयी साहब की टिप्पणी लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ लौटूंगा दूसरे राउंड में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपने सुनी बात कि कांग्रेस अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठी है, और ये होता है राजनीति में, जब आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ना हो और ये हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं राजनीति में वो ओवर हो, तो कन्फ्रंटेशनिस्ट जो स्वर हैं टकराववादी, वो सुनने को मिल जाए। और सिंधिया जी और बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि एक बहुत गहरा समन्वयवादी स्वरूप सामने आए, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों ही, क्योंकि वो उस धड़े के नेतृत्व करता रहे हैं पहले, जो कांग्रेस का हिस्सा कभी था। जी देखिए सर जी, 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ तो मैं इसको कन्फ्रंटनिस्ट की बजाय निराशावादी ज़्यादा कहूँगा कांग्रेस का रवैया। उसका कारण है कि वो शायद ये सोच रहे हूँ कि सिंधिया जी जब यहाँ थे तो यही सब मिलना जुलना कमलनाथ जी और इनके बीच में या दिग्विजय सिंह के बीच में सहजता से हो जाता, बातचीत हो जाती, जैसा आज शिवराज जी, सुमित पचौरी या कृष्णा जी के यहाँ हो रहा है, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। आज संख्या भी उनको पता है, आज उनको इस बात के संकेत भी कांग्रेस दे रही है कि उनके पास जब 22-25 विधायक थे तो दिग्विजय सिंह की जगह सिंधिया जी को फिर राज्यसभा यदि भेज दिया जाता तो भी शायद नहीं आती जी। तो ये भी उनने एक कह सकते हैं बात रखी है कि विधायक तो उतने ही हैं, कांग्रेस में रहे होंगे तब भी उतने ही रहे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के उतनी संख्या पे उनकी यदि राज्यसभा की पात्रता बनती थी तो उस बात को कांग्रेस ने कंसीडर नहीं किया समय रहते हुए। उनकी जगह उन्होंने फूल सिंह बरैया, तो कभी दिग्विजय सिंह, और इस दौर में जाते रहे जस्ट टू साइडलाइन है। लेकिन मैं मूल रूप से आपके मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दर्शकों की भी इच्छा होगी कि हम लोग क्या सोचते हैं। तो हमारे नेताओं ने बहुत अच्छी बात एक कही थी, दूध में शक्कर की तरह सिंधिया जी मिल गए। तो हम लोग मान लेते हैं दूध है साहब, तो शक्कर के आने से इस दूध का स्वाद बढ़ा, हम सत्ता में आए, और ये शक्कर जब कांग्रेस की खीर से निकल के आई तो नेचुरली वहाँ रायता बन गया। जब शक्कर निकल गई उसमें से तो स्वाभाविक है कि हम लोगों का स्वाद बढ़ गया।
तो मैं इसी को मानता हूँ कि हमारी भाजपा का तो उत्साह स्वाद सभी कुछ बढ़ाया है। सिंधिया जी को इसी रूप में मानता हूँ। एंड टू बी ऑन सीरियस नोट, मैं यदि इसको मैं देखना चाहूँ शरद जी, मुझे नहीं मालूम उनका मानस क्या है, लेकिन मैं एक छवि जो देखता हूँ कि राजमाता से लोकमाता का सफ़र उनकी दादी का इसी दल में रहा, और वो बहुत बुनियादी रूप से उन्होंने ही खड़ा किया, हम लोग ये मानते हैं आज भाजपा को। तो उनका आचरण भी दिनेश जी और आप लोग और ज़्यादा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि राजनीति को मुझसे कई दशक पहले से आप लोग देख रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस प्रकार से उनका लोकव्यापीकरण हुआ, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में हो, ऐसा कहा जाता है। वो भी इसी प्रकार सहजता से कार्यकर्ताओं के बीच में घुल मिल जाती थी, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ सामान्य रूप से। तो ये आचरण उनमें भी था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से स्वीकार किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तासीर राजमाता जी हैं। तो स्वाभाविक है कि पारिवारिक रूप से उनके लिए सबसे आइडियल और मॉडल स्तर पर टू बी फॉलोड यदि कोई आचरण रहता है, तो मुझे वो दिखाई देता है कि शायद वो राजमाता जी के ही नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है, मतलब आई एम पुटिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, कि आप शहर में आते हैं तो सुमित पचौरी यंगेस्ट मैं कह सकता हूँ कि जिलाध्यक्ष हैं। वो जिलाध्यक्ष भाजपा के होने के नाते उनके निवास पर जाना, फिर कृष्णा जी गौर, आप देखती हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव में भी काम किया, विधायिका हैं, महिला विधायिका हैं भोपाल से, राजधानी से, उनके निवास पर जाना। और उसके बाद आप देखेंगे हमेशा, जैसे दिनेश जी ने बताया, कि जब भी उनको समय मिलता है, भाई मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पहले उनके पास ये सब समय था, तो उसका उपयोग करते हुए सबसे पहले उस दल में लोगों के यहाँ जाना जो वर्षों से उसकी पहचान है या उसको लेकर चल रहे हैं, उनको समझना, उनसे मिलना जुलना। मुझे लगता है कि मैं तो राजमाता जी को नहीं देख पाया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और सुना है, और उनके फोटोग्राफ्स हम लोग प्रदर्शनी में लगाते हैं, उसमें भी हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अटल जी के साथ, बाकी सब बिल्कुल देखते हैं उस दौर को। तो बहुत अच्छी बात है कि आज की इस पीढ़ी के वो युवा नेता हैं, ग्लैमरस हैं, स्टार हैं, ईश्वर ने उनको शायद ही कोई कमी छोड़ी होगी उनमें, और उसके बावजूद सरलता से, सहजता से भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच जाना, शरद जी, इसका तो मैं बिल्कुल बिना किसी वाद प्रतिवाद के बिल्कुल स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमारे जैसे लोगों को भी ये एक अनुकरणीय विषय हो जाता है कि जब हम अपना आचरण रखें, तो जब ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हमारे भाजपा का नेता यदि करता है, तो हमें भी कुछ अंशतः इसको पालन करना चाहिए। क्योंकि नेता यदि सहज हो जाएं, तो मुझे लगता है कि राजनीति की यात्रा सरल हो जाती है शरद जी। तो मैं तो इसको बहुत तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और हाँ, शक्कर थोड़ी इधर आई है तो थोड़ा बेस्वादपन वहाँ है, तो उसको मैं आज देव दीपावली पर नकारता हूँ। और योगेश जी को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर करे आप भी और मजबूत हों, आगे बढ़ें, और नए नेता आपके अंदर आएँ, और उनको समाविष्ट करने की क्षमता भी आप लोगों में पैदा हो। दिनेश जी, बड़ी दार्शनिक और बीच में कुछ प्रेम से चुटकियां लेने वाली की शैली रही है डॉक्टर वाजपेयी की। सिंधिया जी की तरफ अगर हम फिर लौटें और सिंधिया जी को देखें, तो निश्चित तौर पर जब आप एक ऐसे संस्थान से निकलते हैं जो आपके लिए बिल्कुल एक स्टार्टअप होता है आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस उनके लिए एक वैसा ही संस्थान था, जैसा उन्होंने माता पिता के एक छत्र छाया में अपनी शुरुआत की, वैसी उन्होंने कांग्रेस से की। अब अगर वो वही हैंगओवर लेकर वो बीजेपी में अगर प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसमें राजमाता जी को डिस्काउंट मत करिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल शामिल कर रहा हूँ। और वो बिल्कुल उसी शैली को वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ये शैली खूब देर तक चलती भी है और बड़ी आदर्श मानी जाती है, जहाँ ये कहा जाता है कि आप संगठन को केंद्र में रखकर चलते रहिए, चरैवेति, और अपेक्षा मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़िए। ये बिल्कुल सही बात है कि आप मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं और सुमित पचौरी से भी मिल रहे हैं। ये बीजेपी का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि बीजेपी इसी तरह चलती है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता को, जहाँ देव दुर्लभ कार्यकर्ता बीजेपी कहती है, तो वो उसका सम्मान भी करती है, और ये इस मायने में कांग्रेस से बिल्कुल अलग परंपरा है। तो सिंधिया जी, और क्या इस समय आपको लगता है, जैसा वो अपनी डॉक्टर वाजपेयी ने कहा, और मैं सहमत हूँ उससे, कि वो अपनी स्वर्गीय दादी
को ध्यान में रखकर पूरी तरह से चल रहे हैं, जिन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी का दामन थामा। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सिंधिया जी जैसा जो नाम है, मुझे लगता है कि ये बार बार दल नहीं बदला करते। इस तरह के जो नाम हुआ करते ना, जीवन में एक कोई मोड़ होता है जिस पर आप इस तरह के फैसले लेते हैं। अब उनके लिए इसमें कोई जो है दूसरा रास्ता है नहीं कि अब वो कभी बैक करेंगे। तो जब आपको लंबी राजनीति यहाँ करनी है तो आपके साथ संतोष होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप असंतोष के साथ कोई चीज़ स्वीकार करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे जी। और जब पता है आपको कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, दल में भी हैं और भविष्य के लिए भी हैं, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है उनको लेके कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चिंतित नहीं होंगे कि उनका अब मध्य प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि 2 दलीय व्यवस्था है यहाँ। तो उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं कि यदि हम कांग्रेस से नाराज़ हैं या कांग्रेस हमारे अनुरूप काम नहीं कर रही थी तो उनको पास बेहतर विकल्प था। और भारतीय जनता पार्टी जो है, चूँकि एक राजमाता सिंधिया का जिस तरह से जुड़ाव रहा है, उन्होंने किसी महत्वाकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा नहीं किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, केंद्रीय मंत्री बनना है। इस तरह की महत्वाकांक्षा उनमें रही नहीं। तो यदि आप जब किसी को भी स्वीकार करते हैं तो पूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूर्णता के लिए ही वो लोगों के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। तो उनकी जो राजनीति है उसी ओर मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही है कि वो समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को। योगेश जी, देखिए, ये बात कठिन है कि आप इसको इस रूप में लें कि इससे हमें भी कुछ सीख सकते हैं या सीखा जा सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि सबसे अच्छा सिखाने वाला आपका प्रतिद्वंद्वी ही होता है। अगर आप उसको देखते हैं और उसको बहुत करीब से देखते हैं और ये भी देखते हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो ये बहुत सीखने वाली बात है। एक तरफ जहां हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक बहुत ही अलग और बदले हुए रूप में देख रहे हैं, आपके यहाँ, माफ़ कीजिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी कांग्रेस जिसके लिए पहचानी जाती है। कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं हुई अभी तक जिनमें बैठकर जो हो चुका उसकी समीक्षा हुई हो और भविष्य की तैयारी की बात हो। कई बड़े फैसले आपके यहाँ जो हैं वो अभी भी लंबित हैं और आपके यहाँ किसी बड़े नेता ने अपने उन कार्यकर्ताओं का रुख करने की भी शायद अभी कोशिश नहीं की है जिन्होंने चुनाव बड़ी बहादुरी से लड़ा लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनसे मिलना जुलना, उनसे बात करना, उनका मनोबल बढ़ाना, जिसमें आप भले ही चुनाव न लड़े हों लेकिन आप एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मन प्राण से कांग्रेस के साथ हैं। अब ये सारे लोगों को लेकर एकजुट होना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी में कि वहाँ जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं वो तेजी से बीजेपी को आत्मसात कर रहे हैं। जी, पहले तो मैं आपको इस बात का बता दूं, जवाब देना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर वाजपेयी जी ने कहा है कि भाजपा के दूध में शक्कर की तरह घुल गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बाकी ये बात आप ध्यान रखिएगा और दिनेश गुप्ता जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि भाजपा इस बात का हमेशा परहेज रखेगी और रहेगा भी, और राजनीति में ये जरूरी भी है और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र भी है कि वो डायबिटिक ना हो जाए। शक्कर कितनी घुली है, शक्कर बदहजमी ना कर जाए या हमें डायबिटिक ना कर दे, इस बात का नहीं होती सर। सुनिएगा डॉक्टर वाजपेयी जी, आप सुनिएगा, तो शक्कर कितनी घुली है इसका ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रखना शुरू कर दिया है। इसके संकेत भी आपकी कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में उत्पन्न होने लगे हैं। शिवराज सिंह जी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण और बारीक बयान है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस समय और कब होगा या अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उन्हें बहुत सारे अपने आंतरिक मुद्दों से, आंतरिक चुनौतियों से भी निपटना है उनको। जहां तक आप राजमाता सिंधिया जी की बातचीत कर रहे थे तो मुझे कहना पड़ेगा, संक्षेप में योगेश जी, वक्त कम है मेरे पास। जी जी जी, राजमाता सिंधिया जी के लिए शायद बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो कभी कभी राजमाता सिंधिया जी के सिंधिया परिवार पर ऐसे हमले किए गए कि देश के प्रति उनका जो एक समर्पण होता उस पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किए गए। उस समय शायद राजमाता सिंधिया जी याद नहीं आई थी और अब बहुत तेजी से याद आ रही है। तो ठीक है, चलिए, अच्छा है कि आपके पास सिंधिया जी है तो आपको राजमाता सिंधिया जी भी याद आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से सचेतना और दोनों तरफ से असहजता बिल्कुल है। ये अंदर की वो चिंगारी है, तो कभी भी
कि आपने संकेत भी दिए योगेश जी को कुछ क्योंकि अब चुनाव का समय तो है नहीं, तो मुझे लगता है उतनी कटुता की आवश्यकता नहीं है, पर यदि संकेतों को समझें तो पहली चीज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शरद जी मैं इस जेस्चर को बहुत वेलकम करता हूं और बहुत उम्मीद से और एक संगठन की सौंधी खुशबू की तरह मैं देखता हूं कि ईश्वर करे ये बनी रहे, सभी नेताओं में रहे और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में भी ये आए। और बल्कि यदि दल क्रॉस करके ये भावना कार्यकर्ताओं के यहाँ जाने की, जिस तरह आपने इशारा किया, बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग मजबूती से नहीं लड़े। कभी आप सोचिए कि आप पारुल साहू जी ने भी दल बदला है और लड़ी हैं वो और हारी हैं, तो ऐसा थोड़े ना है भाई। जाना चाहिए, नेताओं ने हर उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना चाहिए जो दल के साथ सफल और असफल दोनों दौरों में खड़ा रहा है। और यही म्यूट विषय था जब सिंधिया जी ने दल बदल किया। और आदमी कोई भी करता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए बेहतर है टू बी हेल्दी, मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए कि सब मिलते जुलते रहें। हम लोग तो बहुत लंबे समय विपक्ष में रहे शरद जी, ज़्यादा करते हैं, सरकार में आने के बाद थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन सत्ता में नहीं रहते तो और ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस इससे सीख जरूर लेगी। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी जी बोलिए योगेश जी, कुछ सेकंड्स में। जी जी मेरी महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस का आंतरिक विश्लेषण जारी है, कांग्रेस की अंतर चेतना जागृत है। कुछ चीजें जो साउंडलेस होती है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई के अंतर्गत होती है, और कांग्रेस को अपने आप में एक प्रेरणा है, स्वयं स्फूर्त चेतना है जो भीतर ही भीतर धधक रही है। आने वाले समय में परिणाम देखेंगे। हम मैच हारे, मैदान नहीं छोड़ा है हम लोग। बिल्कुल सर, इसके लिए शुभकामनाएं शुभकामनाएं आपको। लेकिन चीज़ें नज़र भी आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार दिखना भी चाहिए, उसकी उष्णता, उसकी गर्मजोशी नज़र भी आनी चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी भाव है आपका, वो भाव सतह पर बहुत स्पष्ट दिखना भी चाहिए। और किसी एक दो नेता पर निर्भरता ना छोड़कर पूरी पार्टी को, जिस तरह से हमने बीजेपी में देखा कि बाय इलेक्शन में कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक तथाकथित मतभेदों की खबरें बीजेपी के अंदर से थीं, लेकिन बीजेपी ने उसको न सिर्फ सफलतापूर्वक पीछे किया बल्कि चुनाव बहुत एकजुट होकर लड़ा। और वो कांग्रेस जो ऐसा लग रहा था कि अब पूरी तरह एकजुट है, और उसने एकजुट होकर चुनाव लड़ा भी। जो भी कारण रहे हों ये विश्लेषण का विषय होंगे, लेकिन फिर भी वो अपेक्षित सफलता न लाने के पीछे कारण तो निश्चित तौर पर हैं। और कांग्रेस को उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को समझना है। और उसका एक ही मंत्र है साहब कि आप अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ता को कांग्रेस की भाषा में जो भी कहते हो उसको उसी रूप में न सिर्फ कहिए बल्कि उसका यथोचित सम्मान कीजिए, और उसी को आगे लाकर उसी को प्रथम इकाई मानिए और उसी को अंतिम इकाई मानिए। तो देखिए चुनाव का समीकरण बहुत बेहतर तरीके से सजता है। जानकार तो कम से कम यही कहते हैं। बहुत धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और धन्यवाद दिनेश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।